अरुण जी, एक सवाल इस पूरी पिक्चर में वो हो कि एक एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 हफ्ता, एक एंटिसिपेशन ये कि 2 महीना भी हो सकता है, वो भी ठीक है। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि नतीजा क्या आता है, फाइनल क्या होता है। क्या ईरान विल बी देयर अपनी शर्तों के साथ, अपने हिस्से के साथ? तो मिडिल ईस्ट का या पूरे वेस्ट एशिया का जो पावर इक्वेशन है वो बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर मुझे लग रहा है वो एक ऐसे अनसर्टेनिटी के दौर में चला जाएगा। अभी जसप्रीत जी ने जो एक जिक्र किया दुबई वाला कि बड़ी पीसफुल जगह और सब कुछ, लेकिन अब सब कुछ हिल सा गया है, राइट? तो क्या एक ऐसे फेज में वेस्ट एशिया जाने वाला है जहां पर एक लंबी अनसर्टेनिटी के फेज में हम एंटर करेंगे, पता नहीं कब क्या कन्फ्लिक्ट, ये वो तमाम चीजें? या फिर एक सिनारियो ये बनेगा कि अभी भले ही हमें लग रहा है कि पड़ला इसका भारी या उसका भारी, लेकिन एक फाइनल जो थ्रस्ट आएगा वो बिल्कुल एक बड़े माइट की तरफ से, मतलब इजराइल और अमेरिका का जो कंबाइंड पावर है कि ईरान को आप कंप्लीटली वाइप आउट कर दोगे और इजराइल जो है एक तरह का चौधरी बन जाएगा। वो भले ही वो अमेरिका का एक तरीके का वहाँ पहरेदार बैठ जाएगा मिडिल ईस्ट में, खास तौर पे वेस्ट एशिया में, और पूरी तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल जो आ जाएगा वो अमेरिका का आ जाएगा और अपने हिसाब से चलाएगा पूरे इस क्षेत्र को, क्योंकि बाकी तो और कोई चुनौती उनको सीधी सीधी है नहीं, बाकी उनके अलाइज हैं। तो क्या उस आउटकम पे अब निर्भर करेगा कि आगे इस इलाके की पावर इक्वेशन क्या बनती है? और वो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि ये इलाका दुनिया भर के एनर्जी का केंद्र है और अभी भी हमारी उस पर, भारत ही नहीं पूरी दुनिया की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, जो आपने टाइमलाइन की बात कही उसमें मेरा ये मानना है कि कॉस्ट ऑफ द वॉर पर डे इज इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज हो रही है? क्योंकि सब चीजों को वो इंपैक्ट करती जा रही है और एक इकोनॉमी को नहीं कर रही है, बहुत सारी इकोनॉमीज को कर रही है, पूरे वर्ल्ड को कर रही है। यूएस को, यूरोप को, रशिया को तो बेनिफिट हो रहा है, बट एशिया को, मिडिल ईस्ट को। सो कॉस्ट ऑफ जो वॉर है वो एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट दैट। तो मुझे लगता है कि इसका समाधान कहीं ना कहीं आपको जल्दी ही दिखेगा। किस शेप में दिखेगा, पॉलिटिकली वेरी डिफिकल्ट टू से, बट ये आप कहना चाहूंगा कि जो भी समझौता होगा आगे चलते हुए, जो न्यूक्लियर थ्रेट था, एक वर्ल्ड में एक था कि ईरान के पास कहीं न्यूक्लियर थ्रेट है, कुछ है, वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और मेरा मानना है कि जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होगा, और जैसा अनुराग जी ने भी कहा, जो ईरान का ऑयल सप्लाई था वो रिस्ट्रिक्टेड था, उस पर ट्रेड सैंक्शंस थी, इसके बाद चलते हुए वो हट जाएंगी, तो ऑयल का सप्लाई आगे चलते हुए बढ़ जाएगा और ऑयल का सप्लाई बढ़ते हुए चलते हुए प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, विच एक्चुअली शुड बेनिफिट इंडिया। इंडिया की मार्केट उसको वेलकम करेगी और ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी वो ऑयल प्राइसेस एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो मुझे लगता है पॉलिटिकली कहना किस शेप में होगा, कौन डोमिनेट करेगा, बट 2-3 चीजें बड़ी क्लियर होंगी कि जो ट्रेड सैंक्शंस के जो ऑयल था उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो आज तक था कि वहां पे कोई रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो कंट्रोल हट जाएगा। और तीसरा, कहीं ना कहीं वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन जाएगा, जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो माइंड से हट जाएगा। तो जिसको हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं ना इक्विटी मार्केट्स में, वो कम हो जाएगा। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप कैलकुलेट लो करते हैं, डीसीएफ करते हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, वैक निकालते हैं, उसमें आपका जैसे ही रिस्क प्रीमियम कम होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते सारी इक्विटी वैल्यूएशंस ऊपर चली जाएंगी। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ये काफी चीज अच्छी रहेगी। जी, यही एक आइडिया लेने की कोशिश थी कि वो कौन सा आउटकम होगा और अगर होगा तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। आपने उसका एक एनालिसिस दिया कि किस तरीके से वो एनर्जी एफिशिएंट मार्केट आगे चलते हुए बनेगा अगर उस तरीके से चीजें होती हैं जैसे आपने अभी एक्सप्लेन की। तो ये उसी सवाल का जवाब कि कैसे आउटकम निर्भर करेगा। लड़ाई तो जितनी लंबी चलेगी उसकी अपनी कॉस्ट है, उसके अपने इम्पैक्ट है, लेकिन आउटकम फाइनली क्या होगा, क्या पावर इकोनॉमिक्स वहां से निकलेगी या क्या पावर डायनामिक्स वहां से बनेगी, एक उदाहरण उसका अभी यहां पर अरुण जी ने हमें बताया।